वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं डेंटल हेल्थ के हवाले से। कहते हैं ना, कोलगेट स्माइल, जब सबसे आपके दांत अच्छे होंगे, अलाइंड होंगे, चमकदार होंगे, खूबसूरत होंगे, तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी पे उस पर एक वाज़े फ़र्क पड़ता है और आपकी वो जो कोलगेट स्माइल है वो हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन इस स्माइल के पीछे आपके दांतों की सेहत का राज भी छुपा हुआ है, जो कि अपने दांतों की हिफाजत करते हैं और उसका हर 6 महीने बाद डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, डेंटिस्ट से चेकअप करवाते हैं। तो ना भी कोई मसला हो तब भी डेंटिस्ट कुछ ना कुछ उसमें से ऐसी चीज़ आपकी इलाज कर देता है कि जो आने वाले वक्त में आपको तकलीफ़ से महफूज रखती है। कहते हैं ना कि दांत का दर्द अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि दांत का दर्द इतना तकलीफ़ दे होता है कि जो कोई इससे गुजरा हो वही जानता है। तो ऐसे में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, प्लाक होता है और बहुत सारे दांतों की बीमारियां होती हैं, फिर जो बढ़ के रूट कनाल और 10 तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। तो इससे पहले ही आप डेंटिस्ट को रुजू करें और अपने दांतों का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और दांतों की अगर बात की जाए तो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम फैक्टर है, दैट इज़ स्माइल। और स्माइल जितनी आपकी खूबसूरत होती है उतना ज़्यादा पुरकशिश होते हैं, उतना ज़्यादा आपकी बात को जो है वो अट्रैक्शन दी जाती है, तमाम चीज़ें तो ये बेस करती हैं आपके दांतों पर। अगर दांत ही ना हो तो फिर स्माइल करते हुए बंदा कैसा लगता है। और दांतों के अंदर अगर मसाइल पैदा हो जाएं तो वो पूरा एक ENT होता है ये, तो वो आपको सारा कनेक्शन होता है आइज से, नोज से, पूरा स्कल से, तो वो आपका जहनी तवाज़ुन और मेंटल इनस्टेबिलिटी की भी कॉज करता है अगर दांतों के अंदर कोई मसला होगा। फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी से आप बात कर रहे होते हैं तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। क्यों? मुंह से एक बदबू, एक ताफुन की कैफियत होती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि यार इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना प्यारा सूट पहना है, इतनी अच्छी फिजिक है, इतनी अच्छी जो है आवाज़ है, लेकिन मुंह से एक अजीब सी बू आ रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ खाने से आती है और कभी कभार आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके अंदर मुंह के और दांतों के अंदर जो पीलाहट होती है या ज़बान पे जो हमने आपको बताया था जो सफ़ेदी जम जाती है, इन तमाम चीज़ों की वजह से आती है। तो आज हमने सारे हल निकाल लिए हैं। आज के बाद ना आपके मुंह से बू आएगी, ना आपके जो दांत हैं वो सोने की तरह पीले होंगे बल्कि हीरे की तरह सफ़ेद और चमकते हुए होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी स्माइल वाले डॉक्टर हैं, खुद की स्माइल भी बहुत अच्छी है और ख़ुद भी बड़े प्यारे हैं और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर ज़हीर अहमद सुमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे डॉक्टर साहब, आप ठीक है? खैरियत से? डॉक्टर साहब, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबसे पहले एक हर इंसान सबसे पहले देखता है इसके दांत कितने पीले हैं, इसके दांतों पे कितनी लाइंस आई हुई हैं, इसके दांतों के बीच में क्या चीज़ें फंसी हुई हैं, कितना पीलाहट है इसके दांतों पे, या प्लाक की बात कर लें, वो जो जम जाता है, ये दांत साफ नहीं करता क्या? लेकिन मैं तो 2 दफ़ा दिन में दांत साफ करता हूँ, क्या मुझे दांत साफ करने का तरीका नहीं आता या कोई बीमारी है? बड़े कॉमन टॉपिक से स्टार्ट करें कि पीलापन कैसे ख़त्म करे बंदा। देखिए, इसमें ये है कि नॉर्मली जो ब्रशिंग टेक्निक है, जो ब्रशिंग टाइम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम जब भी सामने खड़े होते हैं ब्रश करने के लिए तो इतनी हबड़-दबड़, एक तो सुबह हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, तो उस चक्कर में आप शीशे के सामने अपने आप को टाइम देना बहुत कम मुश्किल होता है ना। तो बस 1-2 मिनट हम ब्रश करके समझते हैं कि टूथपेस्ट की खुशबू आ गई है तो बोलते हैं कि ब्रशिंग हो गई है, मतलब मुंह से हल्की से खुशबू आने लगी, चलो भैया बू खत्म हो गई, चलो। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रशिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, 4 से 5 मिनट कम से कम। ठीक है। 2 दफ़ा दिन में करना होता है रोज़ाना। हम सुबह का तो करते हैं, रात का हमेशा हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रात को जो टाइम आप सो रहे होते हैं वो पूरे टाइम में मुंह में तो जरासीम है ना, जी जी, वो पूरा भरा हुआ है जरासीमों से। तो वो जो लॉन्ग स्पैन जो आप सो रहे हैं उसमें भी एक लेयर बनना शुरू हो जाते हैं। आप एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो हल्का सा लेयर जम जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्लैक। ठीक है। तो वो जो प्लैक का जमना है, अगर आपने उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, दैट इज रिमूवेबल वाया ब्रश, मैकेनिकल क्लीनिंग से आप उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन जितना जितना आप कुछ एरिया दांतों की जहाँ पे आप स्केलिंग वो ब्रशिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो वो जो सॉफ्ट वाला प्लैक था वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिफिकेशन पे, हार्ड हो जाता है वो। अच्छा। उसको फिर हम बोलते हैं टाटर। वो सुना हुआ आप लोगों ने कि कभी भी कोई स्केलिंग कराने गया या कुछ कराने गया, पत्थरों की तरह टूट के निकलते, वो दांत नहीं होते। अच्छा। वो प्लैक ही कन्वर्ट हो जाता है टाटर में। ठीक है, ठीक है ना। तो उसकी रेगुलर बेसिस पे अगर आप ब्रशिंग करते रहेंगे 4 से 5 मिनट, तो वो ये कि इस चीज़ से आप खुद को बचा सकेंगे, स्माइल भी आपकी बेहतर रहेगी। नॉर्मली हम कहते हैं कि डेंटिस्ट्री सुनते हैं बहुत महंगी है, वेरी एक्सपेंसिव, राइट? इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि इट्स बेसिकली कॉस्मेटिक की उसमें आ जाता है। क्योंकि आप किसी को देखते हैं तो पहला जो आपका वो इम्प्रेशन होता है वो दांतों को देख के ही होता है। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उसकी फिर
एक हॉलीवुड स्माइल सुना होगा आप लोगों ने जी। आप लोग ये मीडिया वाले जो जी, लोग हैं जी, वो जी, ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारी स्माइल जो है बिल्कुल परफेक्ट रहे, तो वो मेंटेन करना, उसको फॉलो करना वो तब पॉसिबल है जब आप अपनी जो रेगुलर बेसिस की चीज़ें वो आप फॉलो करते हैं उसको। अच्छा, आपने ब्रशिंग टेक्निक में बताया था कि हमारी 5 सरफेस होती हैं, तो किस तरह वन बाय वन हम ब्रश करते हुए उन नॉर्मली हर सरफेस को दांत के रीच ना कर 5 सकते हैं? सरफेस, एक सामने वाला, एक अंदर वाला, एक ऊपर वाला, और 2 साइडों वाले जो दांत आपके साइड में दांत जी, होते हैं जी, ना, तो हर दांत का अगर 2-2 3-3 सेकंड भी अगर हर सरफेस को देंगे ना, 32 दांत होते हैं, तो फिर भी 4 से 5 मिनट आपके आराम से लग जाएंगे। ठीक है। तो सुबह और रात की ब्रशिंग पे जितना आप अपने आप को टाइम देंगे, हमारे पास आने से आपका टाइम बच जाएगा, वो खर्चा भी बच मतलब जाएगा। आप सस्ते में छोड़ना चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा टूथपेस्ट लें और एक अच्छा सा ब्रश लें, सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट, फिर जो हजारों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, कभी कैप लगाना होता है, कभी रूट कनाल कराना होता है, कभी दांतों में आम जबान में कहते हैं कीड़ा लग जाना होता है, फिर वो करते हैं, फिर कभी दांतों की स्केलिंग करानी होती है, इन सब से बचा जा सकता है। बिल्कुल, देखें हमारे पास पेशेंट कब आते हैं, नॉर्मली यहाँ की तो रूटीन नहीं है, बाहर ये होता है कि एवरी 6 मंथ्स में दांत में कोई मसला हो ना या ना हो, आपकी डेंटल चेकअप्स होती हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एज अ डेंटिस्ट मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ जो कि इनिशियल फेज में हैं। तो इनिशियली अगर आप प्रिवेंटिव वाली साइड पे अगर आप दांत को बचा सकते हैं, उसके ऐसे मेजर्स लेंगे जो उस चीज़ को प्रोग्रेस ना होने दे, तो कीड़ा, दांत के 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लेयर है इनेमल, उससे अगर कीड़ा लग रहा है तो उसको प्रिवेंटिव बेसिस पे हम उसको रोक सकते हैं। अगर उससे बढ़ के डेंटिन की तरफ आ रहा है तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जो आप नॉर्मली सुनते हैं कि एक जगह खाना खा रहा हूँ या ठंडा पी रहा हूँ तो वो मुझे लग रहा है, तो वो जो फर्स्ट लेयर है वो उड़ गया है। अच्छा, सेकंड लेयर एक्सपोज हो गया है, जिसकी वजह से वो ठंडा, क्योंकि जो भी ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंसेशन की फीलिंग होती है, वो डेंटिन से स्टार्ट होती है। सही। अगर उस फेज में भी ट्रीटमेंट नहीं कराया आपने इग्नोर कर दिया, यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, जो भी आपके काम काज हैं वहाँ अगर आप लगे हुए हैं, उसको भी इग्नोर किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कीड़ा जो है वो नसों की तरफ, अंदर जो आखिरी लेयर होता है जहाँ पल्प होता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो वहाँ द मोमेंट वो वहाँ पहुँचता है, फिर पेशेंट आता है सीवियर पेन के साथ, और दांत का दर्द ऐसा है कि आप हट्टा कट्टा बंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको होता है सिर्फ वही जानता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर जानना है कि जो आम इस्लाम में कहा जाता है कि कीड़ा लग गया, ये कैसे लगता है? और समटाइम्स तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका मुंह देखने का अंदाज, दांतों को देखने का अंदाज सिर्फ होता है कि सामने वाले दांत नजर आ रहे हैं, ठीक है, पीछे दाढ़ में या पीछे जो है वो कहीं अगर कोई ब्लैक स्पॉट भी है वो उसको भी रिकग्नाइज नहीं करते, होते हैं कि छालिया का कोई दाना होगा या कोई चीज़ फंसी होगी तो वो कुल्ली करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पता जब चलता है जब वो स्पॉट बड़ा होना शुरू हो जाता है और फिर जैसे आपने कहा तकलीफ की तरफ जाता है वो अमल, ये लगता है कैसे और बचने का तरीका क्या हो सकता है कि किस स्टेज पे फौरन आप चले जाएं डॉक्टर के पास? देखिए, ये जो कीड़ा लगना होता है ना, वो एक लेम वर्ड है जो हम नॉर्मली पेशेंट को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि कीड़ा लग गया है। वो कीड़ा ऐसा नहीं है कि वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो अंदर घूम रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, जो हमारे मुंह में नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उनको भी खुराक चाहिए होती है ना। तो जो मैंने आपको बताया था पहले कि जो प्लेग जमता है ना, वो बेसिकली उनका घर बन जाता है। वो जो प्लेग का लेयर है वहाँ वही जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं, फिर जो आप खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो उधर भी जमा होना शुरू हो जाता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो खा के फिर इन रिस्पॉन्स एज ए बाय प्रोडक्ट वो हल्का सा एसिड छोड़ देते हैं वहाँ पे माइक्रो लेवल पे। वो माइक्रो लेवल पे छोड़ के एसिड जो है वो दांत का एक ज़रा सा उसको डैमेज करता है, फिर अगले दिन दोबारा डैमेज करता है, इस तरह बढ़ते। ये जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव, फिर जब वो इस तरह एसिड छोड़ के रास्ता ढूंढते हैं नसों तक पहुंचने के लिए, द मोमेंट नसों तक रास्ता मिल गया, फिर वो जाके नीचे पेरिडिकल टिश्यूज जो होते हैं जहाँ दांत की जो जड़ होती है वहाँ तक पहुँच के दर्द वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे फिर रूट कनाल कराने की नौबत आती है। फिर या तो जब कीड़ा नसों तक पहुँच गया ना, फिर 2 ऑप्शन हैं, या तो रूट कनाल करा के दांत बचा लें या दांत निकलवा दें, अदरवाइज इन्फेक्शन सारे दांतों में पहुँच सारे ऐसे नहीं होता। इस तरह नहीं है कि एक दांत पे कीड़ा लग रहा है तो वो माइग्रेट कर रहा है। वो जहाँ हाइजीन सही नहीं है, जहाँ प्लेग जमा हुआ है, जहाँ मीठे की एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से स्टार्ट होती है सारी। अच्छा, एक चीज़, अब दांत पे मैं तो यही लफ्ज़ यूज़ करूँ ताकि लोग समझ सकें ना, दांत में कीड़ा लग गया है, क्या ये अमल रिवर्स किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, या रूट कनाल ही होगा, या फिर वो फिलिंग ही होगी, या फिर जो है वो दांत ही निकलेगा? जैसे कि मैंने भी बताया था ना आपको कि दांत के 3 लेयर होते हैं। अगर फर्स्ट लेयर पे आपने नोटिस किया कि नहीं यार कोई येलो कलर की स्पॉट नजर आ रहा है, मुझे उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करा दिया ना। देखें, एक दफ़ा कीड़ा लग गया ना दांत के ऊपर, एक कैविटी बन गई ना,
तो वो खुद रीजनरेट नहीं होती है। दांत इसीलिए एक्सपेंसिव है बिकॉज वी हैव टू रिस्टोर इट, हमें वापसी से उसको बनाना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, तब जाके वो हो जाते हैं, ठीक है ना। एक दफ़ा कैविटी बन गई, दैट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। द मोमेंट द अर्लीस्ट यू रिस्टोर इट द बेटर द प्रोग्नोसिस। जितना आप जल्दी उसको सही करवा देंगे उतना, जितना डिले करेंगे, जो 3 लेयर बताए थे, अगर पहले लेयर तक पहुंच गया है, रिस्टोर करा दिया, कम से कम खर्चे में आपका फिलिंग हो जाएगी। डेंटिन तक भी पहुंचा हुआ है, सिर्फ ठंडा गर्म लग रहा है, वहां तक भी आपने करा दिया तो बिल्कुल फिलिंग हो जाएगी, आपको रूट कैनाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जैसे नसों तक पहुंच गया ना, ओनली दैट मोमेंट दर्द भी शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे उसमें, और फिर रूट कैनाल की तरफ या दांत निकालने की तरफ अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि एक स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, रूट कैनाल इज नॉट अ प्रोसीजर डन बाय परफेक्टली डन बाय एवरीवन, तो वो फिर स्पेशलिस्ट की तरफ ही बंदा, जिसको अवेयरनेस है आजकल, तो हमारे यहाँ तो डेंटिस्ट्री को डिवीजन हो गई है डिपार्टमेंट वाइज ना। अच्छा। तो हाँ, तो ये पेशेंट अवेयरनेस के हवाले से कराची में तो माशाल्लाह बहुत है, ठीक है ना, बाकी जगहों में भी आ रही है, तो वो स्पेशलिस्ट की तरफ जाएंगे तो वो उतना एक्सपेंसिव है। और जितना रूट कैनाल का प्रोसीजर ऐसा है कि अगर सही से करवा दिया तो वो पूरी लाइफ चलता रहता है, अगर कहीं गड़बड़ है उसमें तो वो कहीं ना कहीं दोबारा फिर आपको मसला करा सकता है। तो उस फेज में रूट कैनाल करवाना या दांत निकलवाना, यही 2 ऑप्शन है, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं। अच्छा, रूट कैनाल कराने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं रेशा अटक रहा है, तो वो क्या चीज़ होती है? मैम उस पर यही बता रहा हूँ कि देखें, जिस बंदे को नॉलेज होगी, एक्सपर्टीज होगी उसकी उस स्पेसिफिक फील्ड में, तो ही नोज के हाउ टू डील विद दैट स्पेसिफिक केस, ठीक है ना। ठीक है। जो एक जनरल डेंटिस्ट हैं जो या रूट कैनाल एक ऐसी डिफिकल्ट, अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है अंदर के एक पूरा सिस्टम है, हर एक दांत के, दांत दिखने में छोटा है लेकिन बड़े इसके अंदर वो नसों के जाल होती है पूरी अंदर, ठीक है ना। तो उसमें ये कि अगर कुछ किसी स्पेशलिस्ट से करवा रहे हो, उसने चीज़ें प्रॉपर फॉलो की हुई हैं, मैं वही कह रहा था कि अगर सही किया हुआ है ना रूट कैनाल, तो वो उसमें कोई मसला नहीं आता। उसमें फिर हम किस तरह असेस करते हैं, वो रेडियोग्राफ कराते हैं, जो भी हमारी जो टूल्स हैं उसको हम यूज़ करके करते हैं। लेकिन जहाँ रूट कैनाल करने वाले ने कहीं गड़बड़ की है ना, तो वहाँ चांस है। एक दूसरा, अगर परफेक्टली हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर कुछ जरासीम ऐसे होते हैं कि जो डोमेंट फेज में होते हैं, ओके, मतलब वो बज़ाहिर अंदर पड़े लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। रूट कैनाल करा दिया आपने, 6-8 महीने के बाद कभी आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई, आपको बुखार है कोई ऐसी, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। लेट वाले जो है, अच्छा उसमें भी ये होता है कि अगर प्रोटोकॉल रूट कैनाल का पूरी तरह फॉलो किया गया है ना, तो वो भी उनको भी डोमेंट फेज में, अगर देखें जरासीम अगर कुछ पड़े भी हुए ना, अगर उनका खाना पीना बंद कर देंगे ना, रूट कैनाल का रास्ता है वो बंद कर देंगे, तो वो अंदर मर जाते हैं। हीलिंग का फेज वो अल्लाह का निज़ाम है, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिसमें हीलिंग प्रमोट हो। जितनी हीलिंग आप एरिया एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, वो अल्लाह का निज़ाम है। मतलब उसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं कि इंटरनली भी आप हील होते हैं और एक्सटर्नली भी। दांत का मामला जो है ना, वो ज़्यादातर देखें क्योंकि एक लोकलाइज्ड एरिया का है, ज़्यादातर कितनी एंटीबायोटिक आप खाते हैं, पेट में जाती है, वहाँ से फिर खून में आती है, फिर दांत तक पहुँचती है ना, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं अपने। तो दांत की ट्रीटमेंट इज मोर ऑफ अ लोकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अगर दांत का इलाज प्रोसीजर करवाएंगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि मेडिसिन लेते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो आपको लोग देख रहे हैं लाइव, तो वो क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो आना शुरू हो गए। तो एक साहब ने कमेंट किया है, तो प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं भी, मसूड़ों के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि खून आ जाता है, सूजिश हो जाती है, कभी कभार मसूड़ों पे ज़रा सा अगर आप पिंच करें, हाथ लगाएं, तो आपको तकलीफ़ फील होती है, ज़बान की टिप जहाँ जहाँ लग रही होती है आपको फील होता है कि ब्लड आ रहा है, अक्सर व बेशतर दिन के औकात, रात के औकात में, या फिर जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो वो ब्लड निकलना दोबारा से शुरू हो जाता है। ये क्या है सर? बेसिकली देखिए, जैसे मैं आपको बताया था ना कि ब्रशिंग सही है ना, तो आपके ना कीड़े लगेंगे ना मसूड़ों के मसले होंगे, ठीक है ना। होता क्या है कि जो पहले बताया था मैंने आपको, जो टाटर जमा होता है ना, कैलकुलस जो होता है, दांत और मसूड़ा, वैसे नॉर्मली आइडियली क्या होना चाहिए कि मसूड़े को दांत के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए। अगर वो चिपका हुआ है तो वहाँ से कोई जरासीम अंदर नहीं जाएंगे और वो मसूड़ा भी इंटैक्ट रहेगा। जैसे ही टाटर जमा होता है ना दांत के बीच में, एक थर्ड लेयर जम जाएगा। वो जो टाटर है ना, बेसिकली वो मसूड़े की जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज, जो ग्रेप होती है वो खत्म करने लगता है। दिन ब दिन अगर आप सफाई नहीं, स्केलिंग नहीं करवाएंगे, तो वो दिन ब दिन और अंदर डीप जाता रहता है। आप ओल्ड एज पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, वो नॉर्मली ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो एक इतना पूरा पत्थर जमा होता है टाटर का, वो कहते हैं कि दांत अब हमारे भी स्टेबल है, ठीक है ना, अभी दांत हिल नहीं रहे। ऐसा तो नहीं होगा कि दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। भाई देखें, हड्डी अगर गल गई है
मसूड़ा अगर कमज़ोर हो गया है तो वो टाटर अगर पकड़ा हुआ है तो वो कोई उसका फ़ायदा नहीं कर रहा। सही बात। वो टाटर जो वहाँ पड़ा हुआ है वो दिन ब दिन नुकसान कराएगा आपको। बेहतर ये होता है कि उसको हटाएं, स्केलिंग करवाएं, ताकि जो मसूड़ा है वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमी में, मैं आपको पहले कहा था कि इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जो हीलिंग को फेवर करे, राइट, वापस अपनी जगह पर आए वो। तो जब टाटर हटा के आप एक इन्वायरमेंट करेगा तो मसूड़ा खुद ही दांत के ऊपर चिपक जाएगा और वो जो इन्फ्लेमेशन उसमें हुई हुई है, जो सूजन हुई हुई है, जो एक नॉर्मल फेस से हट के वो टाटर की वजह से खड़ा हुआ है, वो बेसिकली कॉज होती है। और लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रशिंग करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो देखिए अगर ब्लीडिंग हो भी रही तो कीप ऑन ब्रशिंग। सही। उस ब्रशिंग ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्रश नहीं करें तो उस मामले को आप और एग्रीवेट कर रहे हैं। बेहतर है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे स्केलिंग करवाएं, उनसे डील करवाएं, जो भी इशू हो, अगर लोकल इशू है तो वो भी करवा लें। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऐसे भी कुछ बीमारियां हैं जो कि हमारे मसूड़ों पे लॉन्ग टर्म सिस्टमिकली इफेक्ट करती हैं, तो उनको भी डील करवा लें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होती है मसूड़ों में वो पायरिया जो कहलाता है, तो वो पायरिया का इलाज यही है कि डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवा लें तो वो उससे पायरिया भी रिमूव हो जाएगा और जो प्लाक वगैरह का मसला है वो भी। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये मैं पहले ही बताया था कि ये लोकल इफेक्ट है, ये सिर्फ मेडिकेशन से हल होने वाला मामला नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि मैं दवाई लूंगा, या अगर टाटर जम गया है तो सिर्फ ब्रशिंग से भी सही नहीं होगा, उसके बाद भी अगर आप अपनी ब्रशिंग जैसे होनी चाहिए वैसी करें फिर भी उससे सही नहीं होगा। यू विल स्टिल नीड टू गो टू द डेंटिस्ट एंड यू विल नीड टू हैव योर जो भी इंटरवेंशन है, यू नीड टू गो थ्रू दैट। ठीक है, एक सवाल आया है गुजरांवाला से फौजिया सकलैन साहिबा का, कि वो कह रही हैं कि आपने जैसे स्केलिंग का बार बार नाम लिया, व्हाट इज स्केलिंग, ये ज़रा बता दें, क्योंकि एक ये भी मिथ है कि स्केलिंग कराने के बाद वो घिसाई होती है तो वो ग्राइंड करने के बाद सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म लग रहा था, तो स्केलिंग ज़रा बता दें इनको भी और अमल भी बता दें कब कब कैसे। स्केलिंग बेसिकली देखें, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस होती है, जिसके ऊपर एक टिप लगी होती है जो कि वाइब्रेट कर रही होती है एट हाई स्पीड। ओके। वैसे अगर आप कोई भी नुकीली चीज़ लेके, कोई अगर टाटर जमा भी हुआ है ना, उसको अगर आप हाथ से हटाएंगे तो हैंड स्केलिंग कहलाती है वो, तो वो भी हट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो जो टूल है जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हाई स्पीड पे वाइब्रेट कर रहा होता है, तो उसकी वाइब्रेशन पे देखें, एक्सटर्नल सरफेस पे अगर आप एग्रेसिवली कुछ भी यूज़ करेंगे, जो भी डेंटिस्ट आपका काम कर रहा है ना, अगर वो एग्रेसिव करेगा तो वो नो डाउट दांत को डैमेज कर देगा। लेकिन स्केलिंग का मोटिव होता है जो भी एक्सटर्नल टाटर जमा हुआ है, जो एक्सटर्नल स्टेन्स, 5 के जो स्टेन्स होते हैं जो नॉर्मली पेशेंट लेके आते हैं, अच्छा खासा धब्बे हुए होते हैं ना, तो उनको एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर से हम नॉर्मली हटाते रहते हैं। एवरी 6 मंथ्स अगर आप करते हैं तो वो अच्छा, ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए स्केलिंग। ऐसा भी नहीं है कि आप हर दूसरे तीसरे महीने में भाग के जा रहे हैं, एवरी 6 मंथ्स भी अगर ज़रूरत है। अगर आपने, मेरा पहला मोटिव ये होता है कि मैं पेशेंट को एजुकेट करूं कि देखें, मैं कितनी भी अच्छा काम करूंगा ना क्लिनिक पे, तो वो तब इफेक्टिव होगा जब पेशेंट घर पे उस चीज़ को आगे प्रमोट करेगा, उसको हील होने दें या चीज़ों को आगे प्रमोट करें। वो अगर उसकी सफाई बरकरार रखेगा तभी मेरा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ, घर जाके वही पान गुटखा खाना शुरू कर रहा है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ब्रशिंग नहीं कर रहा उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जो लोग पान गुटखा खाते हैं वो तो ब्रशिंग करते ही नहीं है, तो उनके दांत कैसे सरवाइव कर जाते हैं इतने अर्से? अच्छा, उनके दांतों में कीड़ा नहीं लगता क्योंकि वो जो खाते हैं, अच्छा, वो वैसे ही कीड़ा ही उससे मर जाता है, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन इसका हल्के से मतलब नहीं है कि वी आर प्रमोटिंग दोस थिंग्स, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। लेकिन अगर कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा मर जाता है, कीड़ा नहीं लगता ना, तो उसका एक और मसला है ना, वो हड्डी को और गम्स को कमजोर कर देता है। लेकिन उनके अपने अंदर एक कीड़ा होता है जो मजबूर करता है कि आप खाते रहें। नहीं, वो भी है, लेकिन ये कि देखें, वो कीड़ा अगर नहीं लगवा रहे ना तो जो मसूड़े हैं ना उनको तो डैमेज कर रहे हैं ना। उन पेशेंट्स में दांत हिलना जल्दी शुरू हो जाते हैं। ओके। अगर कीड़ा वाला मामला नहीं है तो जो दूसरा वाला मामला है, कीड़ा तो गम्स डैमेज होते हैं, उनकी हड्डी कमजोर रहती है, सारे के सारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। वो जो दांतों के बीच में फर्केशन होती है वो तक नजर आती है। वो दर्द भले नहीं हो उनको, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म के, अच्छा, उसके फिर और कैंसर की तरफ वाले मामला ज्यादा होते हैं उनके। वो तो मुझे शायद जितनी भी अच्छी हैं वो तो सारे कहीं मुंह ना के कहीं कैंसर तो की तरफ जाते हैं। एक बेनिफिट अगर वो कहीं से दिख भी रहा है बेनिफिट, तो वो लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट है नहीं, बेसिकली वो बड़े नुकसान की तरफ आपको घसीट कर लेकर जा रहा है। तो उस कीड़े की ना सुने जो आपके अंदर है और ये खाने में मजबूर कर रहा है, उन कीड़ों की सुनने जो मुंह के अंदर आ जाते हैं, इनको भगाने की तरफ ज्यादा जोर। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने ये एक मौजू इस तरफ लेकर आ गए, छेड़ दिया। मैं जरा सा इस पर भी बात करना चाहूँगा। अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं
उनके दांतों के अंदर ये कैविटी बड़ी जल्दी हो जाती है या आम ज़बान में कीड़ा लग जाता है, जबकि ना तो वो पान गुटखा खा रहे होते हैं, ना वो खुदा न खास्ता स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ वो शुगर कैंडीज़ जो होती हैं या वो मीठी चीज़ें जो होती हैं या फिर वो बाहर के जो जितने भी स्नैक्स हैं वो बहुत खाते हैं। और फिर हमने देखा है कि जो दूध के दांत होते हैं उसके बाद फिर ये पक्के दांत आते हैं, तो उनकी दूध के दांत के ही उम्र के अंदर कभी हम देखते हैं आजकल छोटे बच्चे तो वो अगला दांत पूरा काला है तो तीसरा दांत भी काला है। ये क्या चीज़ है और पेरेंट्स कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को? देखिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो बच्चा होता है ना, जैसे ही 6 महीने का बच्चा हो ना, तो उस टाइम से ही आपने बच्चे की ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। द मोमेंट द फर्स्ट दूध पीते बच्चे को, शीरख्वार को। यस, द मोमेंट द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, जब पहला दांत मुंह के अंदर आए तो तब से ही आपने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है। Okay. बचपन से ही आपको बच्चों को आदी करना होता है अंडर योर सुपरविजन। पेरेंट्स ने खड़े होके पहले वो, ताकि वो सॉलो भी नहीं करे जो टूथपेस्ट है, ठीक है ना, वो बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग होती हैं, उनकी जो फ्लोराइड कंटेंट है, ताकि वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट अगर सोलो करते भी हैं तो वो, तो एक सर्टन एज तक। लेकिन ये द थिंग इज कि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस की कमी है। ब्रशिंग हम तब स्टार्ट करवाते हैं वो भी जब भी कोई कीड़ा विजिबल नहीं होता, जब विजिबल होता है फिर हम कीड़ा कराते हैं, या बच्चा कंप्लेन करता है दर्द की, फिर हम ब्रशिंग उसको करवाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे, तो शुरू से ही ब्रशिंग कराते आएंगे। अच्छा, वजह वही है, बड़ा हो या छोटा हो, वजह वही है कि वो या एक तो ब्रशिंग नहीं होती है उनकी, दूसरा मीठा जम जाता है दांतों में, वो जो दांत के ऊपर चिपका है जरासीम, तो वहाँ पे भी है ना। तो बच्चा हो या बड़ा हो तो कीड़ा तो उसको मतलब अगर अपने बच्चे को मीठी मीठी चीजें खिलाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ ब्रश लाजमी रखें। अच्छा, उसमें ये होता है कि देखें हम टाइम बताते हैं कि अगर आपने मीठा या टॉफ़ी देने भी है ना, तो दिन के 2 या 3 टाइम रख लें। फॉर एग्जांपल रिसेस जो होती है बच्चों की 11 बजे होती है, उस टाइम पे वो टॉफ़ीज़ खा लें, फिर शाम के टाइम पे रख लें, उसके बीच में नो स्नैक्स। और अगर मीठा खाते भी हैं फिर कुली करा लें, ताकि वो जो चिपका होता है दांतों के ऊपर वो भी साफ़ हो जाए। आप ब्रश नहीं करवाएं, लेकिन सही से गागल करवाना सिखा दें उनको, ताकि वो गागल करेंगे, वो लेयर हटेगा, तभी जाके आपकी चीज़ें जो है ना वो कीड़ा लगना वहाँ कम होगा। दूसरा ये होता है कि बचपन के दांत हैं वो गिर जाएंगे तो वैसे ही पक्के दांत आने होते हैं, वो लगने दो, कीड़ा लगता है तो लगने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, देखें अल्लाह का एक निज़ाम है। जो बचपन के दांत होते हैं, जितना उनका टाइम है ना, जितना टाइम तक होना चाहिए उनको, अगर वो उससे पहले निकल गया ना, तो जो पीछे दांत है वो टाइम से पहले आ जाएगा। ओके। उससे फिर आपने देखा होगा कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ये कोशिश होती है कि भले कीड़ा लगा भी हुआ है, हम उस दांत को भी रिस्टोर करते हैं। जैसे रूट कैनाल बड़ों में होता है, बच्चों में उसको हम बोलते हैं पल्पेक्टमी। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको हम बोलते हैं पल्पेक्टमी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में कीड़ा लग रहा है तो आप छोड़ दें। देखिए वो उनको भी उतनी तकलीफ होती है जितनी बड़ों को होती है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट करवाएंगे इन टाइम, तो जो पीछे पक्के दांत आने हैं वो भी आपके सही रहेंगे। अगर आप टाइम से पहले इग्नोर कर रहे हैं, उसको निकलवा भी रहे हैं, तो हम अगर आइडियली ये है कि अगर निकल भी गए ना, अगर दांत बच नहीं सकता, तो हम बीच में स्पेस मेंटेनेंस देते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है जो दांतों के बीच में लगा देता है, ताकि उसकी जो दांत की जो जगह है वो प्रिजर्व रहे। अच्छा, ताकि जो पीछे दांत आ रहा है उसके लिए जगह पड़ी रहे। ऐसे नहीं है कि वो कभी अंदर से निकल रहा है बाहर से, क्योंकि जहाँ से उसको रास्ता मिलना है वो निकलना है, वहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर बाकियों को भी ब्लॉक करेगा। तो सर्टन एज, हर दांत के निकलने की एज होती है। 6 साल से शुरू होते हैं निकलना, फिर 12-13 साल तक वो जाते हैं आगे, जो आखिरी दांत निकलता है, ठीक है ना। तो जिस दांत की जितनी एज है, कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसको वहाँ प्रिजर्व करें कि उस स्पेसिफिक एज तक वो पड़ा रहे वहीं पे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टीथ अलाइनमेंट के लिए हम ब्रेसेस लगवाते हैं, तो जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो उसके बाद टीथ जो है उस पर हम ब्रश तो कर नहीं पाते, तो फिर हम वो उसको किस तरह से, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगता है वो ब्रेसेस, तो किस तरह से हिफाजत फिर दांतों की जब भी लगते हैं या जब भी कोई एक्सटर्नल आप ये चीज़ें लगवाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि उसकी केयर डबल होती है, क्योंकि दांत सीधे हैं, कोई चीज़ नहीं है, तो उस पर ब्रश का चलना आसान होता है। वो ब्रेसेस के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो खुद भी सॉर्ट ऑफ जैसे बटन नहीं होता, बटन टाइप होते हैं, उसमें प्लैक वगैरह का जमा होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें आपको ब्रशिंग टाइम ज़्यादा होती है। इंटरडेंटल ब्रशेज होते हैं, उससे भी आप सफाई करते हैं, उसके लिए भी ब्रशेज आते हैं। हाँ जी, तो मोटिव बेसिकली वही है कि कचरा कोई चिपकना नहीं चाहिए दांत के ऊपर। अच्छा, बच्चों की आप बात कर रहे थे, मुझे याद है कि हमारे बचपन के दौर में ऐसा होता था कि हम 4 क्लास या 5 क्लास तक भी पहुंचते थे, तो अक्सर बच्चों का, हम देखो आगे के 2 दांत गायब है तो हम मजाक में कहते हैं चिड़िया ले गई, अब आएगा नया दांत। तो वो बच्चों के लिए एक बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि अब मेरे दांत टूट रहे हैं, नए दांत आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दूध के दांत बड़ी देर से टूटते हैं, कुछ 7-8 तक पहुंच जाते हैं, 8 क्लास के अंदर भी। फिर वो थोड़ा सा उनको शर्मिंदगी होती है कि मैं बड़ा होने लगा, मेरे आगे के 2 दांत जो है वो गायब हुए हैं। बच्चों के अंदर ये दांतों का लेट टूटना
ये कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, या इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस, तो इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? नहीं, उसका फिर ये है ना कि देखें, अगर डिलेड एक्सफोलिएशन बोलते हैं, अगर दांत निकल ही देर से रहा है बचपन वाला, तो जो पीछे वाला है वो देर से आएगा। या तो आपने अर्ली एज में निकलवा दिया है फॉर एग्जांपल, उसके निकलने की अभी उम्र, जो पीछे वाला पक्का दांत है उसको उम्र नहीं हुई निकलने की, फिर स्पेस आ जाता है बिटवीन जो दांत निकल गया है और जो पीछे आ रहा है, फिर जो गम का लेयर है ना वो थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। फिर जो दांत नॉर्मली जो निकलते हुए फोर्सेज लगते हैं वो उससे ज़्यादा फोर्सेज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्सेज लगती नहीं है, फिर वो पड़ा रहता है। देन कभी कभी ऐसा होता है कि वी डू रिक्वायर कि हम कोई सर्जिकल इंसिजन देते हैं हल्का सा, या मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि बच्चे को उस फेज में कि जब दांत नहीं निकलता, सिर्फ गम्स आए हुए हैं या दांत दिख भी रहा है, तो एक्सरे वगैरह करवाते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है वो पूरी करवा के फिर पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि बच्चे को आप सेब दे के, सेब काट के उसको बोलें डायरेक्ट सामने से बाइट करें, अच्छा, उस गम के ऊपर बाइट करें। वो बोलते हैं दर्द होता है, भाई मैं चाहता हूँ कि दर्द हो, गम डैमेज होगा, स्वेलिंग होगी, तभी वो थोड़ा सॉफ्ट होगा और पीछे वाले दांत को निकलने का मौका मिलेगा। ओके, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। इस सब के लिए यू नीड टू कंसल्ट योर डेंटिस्ट, जो भी आपका जो डेंटल सर्जन है या जो भी स्पेशलिस्ट है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा आपको, वो वही आपको ज़्यादा उसमें गाइड करेगा। ठीक है। बहरहाल एक चीज़ और भी है जिसके ऊपर मैंने स्टार्ट किया था, अक्सर और बेशतर आपने भी डॉक्टर साहब फेस किया होगा, आप तो बहुत कुछ फेस करते होंगे, मतलब ऐसे ऐसे मुंह खुल के सामने आते होंगे और उसके अंदर वो तबाहियां मची होती होंगी जिसके ऊपर आप कहते होंगे या अल्लाह क़यामत सुग़रा आ गई, क्लिनिक के अंदर ही आ गई है। तो वो उस हाल पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हम किसी के सामने खड़े होते हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना अच्छा जो है वो उसका ऑरा होता है, लेकिन जब उसे बात करते हैं तो मुंह से एक महकती हुई जो है ना, वो क्या कहते हैं कि एक फ्रेगरेंस कह लें या बू कह लें, इसको फ्रेगरेंस छोड़ें, आती है और आप एकदम, आपके औसान ख़ता हो जाते हैं, आप एकदम दिमाग जो है ना वो पगला जाता है। ये कौन लोग होते हैं? ब्रश ना करने की वजह से होता है, या फिर हार्मोनल भी होते हैं कोई चेंजेस, या मुंह के अंदर कोई ऐसी कैविटीज़ होती है जिसकी वजह से बू आती है? इसको ना इस हमारी टर्म में इसको बोला जाता है हेलिडोसिस। ठीक है, ठीक है ना, तो ये वो है कि आप एक नॉर्मल ब्रेथ जो आप ले रहे हैं, या जो भी आपकी जैसे वो आप एक्सहेल कर रहे हैं, जब आप सांस ले रहे होते हैं तो वापसी जो हवा निकलती है तो उसमें जो भी मुंह में स्मेल होती है ना, वो जमा होकर उसके साथ निकल रही होती है। ओके। अब देखिए उसके फिर दो वजूहत हैं, एक लोकल रीजन है और एक सिस्टमिक रीजन है। ठीक है। लोकल रीजन में वही है, अगर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे, आपने जो टाटर प्लैक जमा हुआ है उसको रेगुलर बेसिस पे सफाई नहीं कर रहे, तो उसकी भी अपनी एक स्मेल बनती है। ठीक है, एक तो वजह ये है। हाँ, आपने स्केलिंग करवा ली, बज़ाहिर हाइजीन बिल्कुल ठीक है, दांतों में कोई प्लैक कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों में एक बेड ब्रेथ आती है, वो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सम सिस्टमिक रीजन, हार्मोनल चेंजेस वगैरह, हार्मोनल चेंजेस हो गई, या मैदे का मसला है पेशेंट को, ठीक है ना, कोई एसिडिटी हो रही है उसको, या उसने कोई ऐसी चीज़ खाता है जो बाद में स्मेल करवाती है। ठीक है ना, तो वो उस मामले में ना, जब ओरल हम पहले क्लियरेंस देते हैं, जैसे अक्सर लोग होते हैं खाने के साथ इतना ज़्यादा प्याज खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद एक अजीब सी बू आती है, स्मोकिंग करते हैं, तो एक जिसे आम ज़बान में कहते हैं भपका एकदम से मुंह से आ जाना। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है ना, उसमें फिर ये कि हमें प्रोसेस करना पड़ता है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, तो प्राइमरीली उस कॉज को आइडेंटिफाई करके एंड देन वी प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो जो लोकल मैटर्स हैं उनको तो हम रिजॉल्व कर देते हैं, स्कैनिंग करा दिया हमने, माउथ वॉशेस रेगुलर करा लिए, ब्रशिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, फिर भी अगर वो खत्म नहीं होती है तो वी रिकमेंड दैट, या हम रेफर करते हैं कि किसी जो भी कोई स्पेशलिस्ट है मैदे वाला, तो वहाँ उनको बोलते हैं वहाँ दिखा दें ताकि उसका फिर। ठीक है। अच्छा, टीथ वाइटनिंग के लिए आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे, ज़्यादातर वो लोग आते होंगे जिनके दांत पीले हैं और वो चाहते हैं हमारी अच्छी सी स्माइल दिखे, तो टीथ वाइटनिंग क्या दांतों की लेटर ऑन चल के सेंसिटिविटी का बाइस भी बनता है? और टीथ वाइटनिंग क्या कोई आसान सा नुस्खा भी बता दें जो लोग, ये अफीन आपने मेरे मतलब का सवाल कर लिया, ये हमारे मतलब की चीज़ है भाई, जरा इस पर शॉर्टली कमेंट जरूर करें। अच्छा, उस पर ये कि देखें, टीथ वाइटनिंग ये स्केलिंग से अलग चीज़ है, ठीक है ना, स्केलिंग वाला मामला जो मैंने डिवाइस बताई, फिर हम पॉलिशिंग करते हैं तो वो अलग चीज़ है। टीथ वाइटनिंग में हमें एक सोल्यूशन होती है, उसको हम यूज़ करते हैं दांतों के ऊपर, जो कि दांत के अंदर जाके जो दांत के स्टेन्स हैं उनको रिमूव कर, उनको बाहर निकाल के वो रिमूव करती है और दांत में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देती है। ठीक है, ठीक है ना। एक मिसकंसेप्शन ये है कि टीथ वाइटनिंग जो करा दिया वो हमेशा चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टेन्स जमा हुए हैं तो वो दोबारा भी आ सकते हैं, इफ़ यू कंटिन्यू विद द ड्रिंक्स दैट यू वर टेकिंग बिफोर। ठीक है ना, या वो चीज़ें जिनसे वो स्टेन्स एक्यूमुलेट हो रहे थे, अगर वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो देर आर चांसेस कि वो रिवर्ट हो जाएगा वापसी उस नॉर्मल शेप में आ जाएगा जिसमें जो ओरिजिनल दांत हैं आपके, जो ओरिजिनल कलर है उसमें। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं कि कोई इवेंट है फॉर एग्जांपल, या बहुत ही अच्छी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो वो पेशेंट अगर करवाते हैं तो फिर 1.5 साल 2 साल तक उनका चलता है। लेकिन
8 to 12 मंथ की इसकी होती है, फिर आपको दोबारा कराना। लेकिन देखें कोई चीज़ अगर इन्वेजिव है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो सेंसिटिव हो जाते हैं जी, सेंसिटिव होते हैं शुरू में, और उसकी इंडिकेशंस भी होती हैं कि देखें हर पेशेंट में आप टीथ व्हाइटनिंग नहीं करा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है या जड़ें एक्सपोज हुई हुई हैं, तो उन पेशेंट में हम अवॉइड करते हैं। वो हर केस के डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि इंडिकेशन है उस चीज़ की या इंडिकेशन नहीं है, वो हम उसके हिसाब से ही करते हैं। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इतनी डिटेल कॉन्वर्सेशन का। और दांतों के अंदर अगर आपको कोई ऐसा मसला है जो अभी आज हमने आइडेंटिफाई किया अपने क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या फिर जो ट्रीटमेंट है वो भी जाके करा सकते हैं। और किसी अच्छे डेंटिस्ट का, किसी अच्छे दंदान साज का इंतखाब ज़रूर करें, जो कि अगर अपने ट्रीटमेंट की कीमत आपसे ले रहा है तो उस ट्रीटमेंट के बाद आपको प्रिकॉशंस भी बता रहे हैं कि अब आपने इस ट्रीटमेंट का होने के बाद का ख्याल कैसे रखना। आफ्टर ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट भी बहुत सारे ख्याल रखे जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ट्रीटमेंट करा लिया, पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद आप मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरे प्यारे से जो गेस्ट हैं उनको भी इजाज़त दीजिए। मेरी प्यारी सी होस्ट मेरे साथ बैठी होती है उनको भी इजाज़त दीजिए। मेरी बहुत खूबसूरत सी टीम, इनको भी दें इजाज़त। और फिर आज वीकेंड है, वीकेंड पे एंजॉय करें और अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ टाइम गुजारें। मंडे को जब हम हाजिर होंगे आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने क्या क्या किया, तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वीकेंड कैसा गुजरा। अल्लाह हाफ़िज़।